हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिराक फार्मूला और टर्म वैल्यू। ठीक है, टर्म वैल्यू में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में टर्म वैल्यू क्या होती है प्लस रिलेटिविस्टिक करेक्शन में। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा टी निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और फिर ये निकालने के बाद हम लोग डिफरेंट केस के लिए सॉल्व करेंगे। जे बराबर एल प्लस हाफ के लिए सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे जे बराबर एल माइनस हाफ। फिर इसके बाद इन दोनों का एक कॉमन फार्मूला हम लोग निकालेंगे बेसिकली कंपैरिजन करके, जो कि ये है डेल्टा टी का फार्मूला। यही है हमारे पास डिराक फार्मूला। फिर इसका हम कंपैरिजन करेंगे सोमरफेल्ड फार्मूला से, और सोमरफेल्ड फार्मूला से कंपैरिजन करने के बाद फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हमारे पास है बोर लेवल एन बराबर 1, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 के लिए के की क्या वैल्यूज होंगी। फिर सोमरफील्ड से यानी इस फार्मूले से डेल्टा टी की क्या वैल्यूज आएंगी। ओके, फिर जे की वैल्यूज क्या होंगे डिफरेंट। फिर डिराक लेवल यानी डिराक के फार्मूले से अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या आएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एन बराबर 1 और एन बराबर 2 एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या आपके पास यहाँ पे ये बनेगा, है ना। एन बराबर 2 के लिए के कौन कौन से लेवल होंगे, एन बराबर 1 के लिए के कौन सा लेवल होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी इसमें इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पे क्या क्या जानना ज़रूरी है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं, कि टर्म वैल्यू इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हालांकि हम इसे डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लास में। ओके, पिछले लेक्चर्स में। तो ये हो गया आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और ये हो गया आपके पास रिलेटिविस्टिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये है आपके पास न्यूक्लियस, और ये है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर पास्टुलेट। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक तो ऐसे है कि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करके मूव करेगा, जिसको बोला जाता है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एक टाइम पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन से जो एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट स्पिन मोशन करेगा। स्पिन मोशन करता रहेगा और ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन होगा, एक ऑर्बिटल होगा और एक स्पिन मोशन होगा। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यूएल, और स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और ये मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कोई भी हो, अगर वो मूव करेगा तो वो हमेशा क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, वो किसके कारण होगा, वो होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण, और वो जाकर के इंटरेक्ट करेगा। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण आपके पास होगा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड म्यूएस से जाके इंटरेक्ट करेगा। इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि डेल्टा यानी टर्म वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर जब आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लोगे, तो उसके साथ साथ आपको एक करेक्शन और लेना पड़ता है, और वो करेक्शन क्या है, वो करेक्शन है आपका रिलेटिविस्टिक करेक्शन। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में आपके पास दो करेक्शन हो गए, एक स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, और स्पिन ऑर्बिट करेक्शन अगर लोगे तो ये आपको लेना ही पड़ेगा रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो ये दोनों ही हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे इनको जस्ट सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो डेल्टा टी आपके पास ये वैल्यूज होती है, ये वैल्यू है डेल्टा टी की, डेल्टा टी एल एस की, और ये है डेल्टा टी आर की। ओके, तो ये वैल्यूज है हम लोग डिराइव किए हैं पिछली क्लास में। तो क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो ये कॉमन हो जाएगा आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर एन क्यूब। यहाँ आर इन्फिनिटी गया, अल्फा स्क्वायर गया, जेड फोर गया, एन क्यूब गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस
2 बच जाएगा, n क्यूब तो बाहर ही है, l प्लस हाफ l प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो पूरा टर्म ही आ गया, तो ये ब्रैकेट बच जाएगा पूरा, 1 अपान n प्लस हाफ l प्लस हाफ माइनस 3 अपान 4 अपान n। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास r इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर z4 अपान n क्यूब। और ये हो गया आपके पास जो जे की वैल्यू बची है ना। तो अगर हम ये जस्ट इस टर्म को अगर हम यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब है जब आप ये टर्म और ये टर्म को सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा इतना पूरा, है ना, दोनों का इतना एलसीएम आएगा। चेक करेंगे ये टर्म पहले से है तो इसका मतलब इस टर्म से और इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस ब्रैकेट में जे प्लस 1 पूरा ये टर्म प्लस 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे टर्म आ जाएगा 2l प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल टर्म 2l प्लस हाफ l प्लस 1। और इसको हम अलग से छोड़े रहेंगे अभी, तो हम अलग से ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। ओके, सो माइनस जे, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये 2l प्लस 1, ये और ये सेम ही टर्म है, 2 है यहाँ पे 1 है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3l प्लस 1। ओके, और ये हो गया आपके पास s प्लस 1 और ये आ गया माइनस जे प्लस 1 2l प्लस हाफ l प्लस 1 और ये आ गया माइनस 3/4 3 अपान 4n। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो तो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन और उसमें 2 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, हीलियम प्लस में हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा। तो बेसिकली कोई भी एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो उसमें स्पिन कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के, बराबर हाफ, जे बराबर होता है एल प्लस माइनस एस, तो यहाँ रख देंगे, तो जे की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस माइनस एस। जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये जहां जहां जे है वहां वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ आ जाएगा एल प्लस माइनस हाफ, यहाँ आ जाएगा एल प्लस माइनस हाफ विद प्लस 1 पहले से है और बाकी इन सब टर्म में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है 3l प्लस 1 में। ओके, और ये जो टर्म है क्योंकि s बराबर हो गया हाफ, यहाँ हम सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, ये जस्ट इस टर्म को सॉल्व करें तो हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, तो ये हो गया हाफ, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, तो इसका मतलब 3/4। इसका मतलब ये जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, हाफ इंटू 3/2, दिस इज 3/4 और ये पूरा टर्म आपका ऐसे ही आ जाएगा और ये आपके पास माइनस 3/4n है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ एल एंड एन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मतलब है हम इसमें एक बार प्लस साइन ले सकते हैं, बेसिकली जे बराबर एल प्लस हाफ, एक ले सकते हैं जे बराबर एल माइनस हाफ। तो फॉर जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ, तो अगर हम j बराबर एल प्लस हाफ लें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जहां जहां ये हमारे पास जनरल फार्मूला है तो जहां जहां j है वहां वहां क्या रख सकते हैं एल प्लस हाफ। तो बेसिकली ये माइनस यहाँ नहीं लेंगे, हम प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा, या यहाँ पे जस्ट j बराबर एल प्लस हाफ रख देते हैं तो एल प्लस हाफ और ये आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3l प्लस 1, बाकी और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर z4 अपान n क्यूब, ये हो गया। फिर सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर इतना हो गया। ओके, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे माइनस, पहले से था एल प्लस हाफ, जे बराबर एल प्लस हाफ, जे प्लस 1 था तो ये एल प्लस हाफ प्लस 1, 3l प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस ये है आपके पास 3/4 डिवाइडेड बाई 2l प्लस 1, 2l प्लस हाफ l प्लस 1 माइनस 3/4n। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया
इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें तो एल प्लस हाफ प्लस वन, तो हाफ प्लस वन कितना हो जाता है 3/2, हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा 3/2, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस 3/2। तो इससे मल्टीप्लाई अगर इस ब्रैकेट में करें तो हो जाएगा माइनस एल, तो माइनस एल स्क्वायर हो गया, है ना, ये माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस एल हो गया, माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 एल, फिर यहाँ माइनस हाफ इंटू एल, सो माइनस L/2, फिर माइनस हाफ माइनस थ्री प्लस 3/2, तो माइनस 3/4 हो गया। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर प्लस 3L, और ये प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई पूरा ये टर्म आ गया यहाँ पे, और ये माइनस 3/4n। तो देखो क्या क्या कैंसिल होता है। सबसे पहले 3/4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, एल स्क्वायर का टर्म देखें तो यहाँ 3L स्क्वायर है और एल स्क्वायर यहाँ घट रहा है, ये हो जाएगा 2L स्क्वायर, ओके, 3L स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो यहाँ बचेगा 2L स्क्वायर। और अब एल वाला टर्म अगर हम देखें तो एल वाला टर्म हमारे पास कहाँ है, तो अलग से कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक सेकंड लगेगा। तो ये हो गया माइनस 3L/2, ये वाला टर्म, ये हो गया माइनस L/2, और ये हो गया प्लस 3L, ओके। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 3L, ये तो माइनस एल ही रहेगा, और ये हो जाएगा 6L। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3L माइनस एल माइनस 4L प्लस 6L, यानी 2L/2। तो इसका मतलब है इस टर्म यानी एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल। ये जो एल वाला टर्म है जो हमने ये लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये टर्म और ये टर्म, तो इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2L/2, यानी एल आएगा, ठीक है। तो ये एल आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L स्क्वायर एल प्लस एल, 2L स्क्वायर प्लस एल डिवाइडेड बाई 2L, एल प्लस हाफ एल प्लस 1। बाकी आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, दिया गया आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 n क्यूब, ओके। तो ये डेल्टा टी हमने निकाल लिया। तो अगर हम इसमें से इस टर्म में से सपोज 2L बाहर निकाल लें, तो जब 2L बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2L से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2L से यहाँ पे डिवाइड, तो 2L जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा L और यहाँ बचेगा प्लस हाफ, है ना। तो 2L ब्रैकेट में से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस हाफ, या इसको अगर मल्टीप्लाई करके रिवर्स चेक करना हो तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस एल, 2L स्क्वायर प्लस एल, रिवर्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 2LL प्लस हाफ, नीचे आपके पास इतना टर्म है माइनस 3/4n, ये 2LL प्लस हाफ कैंसिल, यहाँ बचा 1/L प्लस 1 माइनस 3/4n, और ये पूरा टर्म आपके पास ऐसे ही बच गया। तो ये आ गया इक्वेशन 1, यानी स्पिन ऑर्बिट प्लस रिलेटिविस्टिक करेक्शन जब J बराबर L प्लस हाफ होगा तो इतना होगा, ठीक है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था, थोड़ा बैक चलते हैं हम लोग, थोड़ा और बैक, 1 सेकेंड, यस, दिस इज जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ J, है ना, स्लाइड नंबर 24। तो ये जो फार्मूला है ये आपका जनरल फार्मूला है। तो अब हम इसमें J बराबर एक रखे थे L प्लस हाफ, उसके लिए हमने निकाल लिया है। अब इसमें रखेंगे J बराबर L माइनस हाफ, तो जहाँ जहाँ J यहाँ L माइनस हाफ यहाँ रख देंगे तो L माइनस हाफ, ये टर्म हो जाएगा, ये तो L माइनस हाफ होगा, यहाँ पे जब रखेंगे J बराबर L माइनस हाफ तो ये प्लस 1 है, तो माइनस हाफ प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी L प्लस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी L प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा L माइनस हाफ इंटू L प्लस हाफ प्लस 3L L प्लस 1 प्लस 3/4 अपॉन 2L L प्लस हाफ L प्लस 1 माइनस 3/4n, ओके। ये आपके पास आ गया, फॉर J इज इक्वल टू L माइनस हाफ, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 अपॉन n क्यूब। तो J बराबर L माइनस हाफ, यहाँ पे था J प्लस 1, तो L माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो यहाँ बचेगा L प्लस हाफ, 3L L प्लस 1 प्लस 3/4, और ये डिनोमिनेटर आ गया आपके पास माइनस 3/4 इंटू n, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 3L स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 3L स्क्वायर प्लस 3L, ठीक है। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 1/4, क्योंकि माइनस बाहर था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो L स्क्वायर माइनस 1/4 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस L स्क्वायर प्लस 1/4।
फिर ये वाला टर्म, इसको 3l को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 3l स्क्वायर प्लस 3l, फिर आपके पास ये 3/4 है, 3/4 हो गया, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज, और ये भी टर्म एज इट इज लिख लेंगे। तब देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो 3l स्क्वायर हो गया माइनस l स्क्वायर, तो इसका मतलब 2l स्क्वायर बचा, 3l हो गया, और कहीं l है नहीं तो ये 3l आ जाएगा, 3/4 और 1/4 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 + 1, यानी ये 1/4 और 3/4 मिलकर के कितना दे देंगे, 1 दे देंगे हमें, और ये पूरा टर्म आपके पास पहले से। तो क्वेश्चन उठता है कि इस वैल्यू को क्या हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर यस लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड पॉसिबल है। तो 2l स्क्वायर प्लस 3l प्लस 1, 3l को हम लिख सकते हैं 2l प्लस l, 2l प्लस l, करेक्ट, 3l की जगह क्या लिख सकते हैं 2l प्लस l। तो अगर हम ये दोनों टर्म को एक साथ ले लें और ये दोनों टर्म को एक साथ ले लें, तो सपोज इसको एक साथ लेते हैं तो 2l कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे l प्लस 1, और इसको एक साथ लेते हैं तो 1 कॉमन आएगा, बचेगा l प्लस 1, ठीक है। तो एक टर्म आपके पास ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इन दोनों टर्म में l प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2l और यहाँ बचेगा प्लस 1, ठीक है। तो 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हो जाएगा l प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा l प्लस हाफ, और 2 यहाँ लिख दिए, और ये हो गया आपके पास l प्लस 1, यानी इस वैल्यू का प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आएगी वैल्यू क्या आएगी, 2l प्लस 1 l प्लस हाफ, और बाकी ये पूरा डिनोमिनेटर आपके पास आ गया विद माइनस 3/4 n, ओके। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे l प्लस 1 नीचे भी है, l प्लस हाफ भी है, 2 भी है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/l, और ये बचा माइनस 3/4 n, और ये आपका कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ठीक है। सो डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन प्लस रिलेटिविस्टिक करेक्शन, उन दोनों की जो वैल्यू आई है वो इस केस में जब j की वैल्यू कितनी हो, l माइनस हाफ के बराबर हो, तो इसकी जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, ये आई है आपके पास r इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर z⁴ n³ 1/l माइनस 3/4 इंटू n, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 2 सेकेंड, सो दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 हमारे पास कहाँ है, ये है जब j बराबर l प्लस हाफ है, तो यहाँ पे बस वैल्यू चेंज है 1/l प्लस 1, और जब j बराबर l माइनस हाफ होगा तो केवल यहाँ पे l आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो क्या हम किसी तरीके से कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं जिसकी मदद से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख पाएं, आंसर है यस, लिखा जा सकता है। वो कैसे, अगर हम, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों केस में सेम है, ये भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, जैसे ही j बराबर l प्लस हाफ होता है तो ये l प्लस 1 हो जाता है, और j बराबर जैसे ही l माइनस हाफ होता है तो ये l हो जाता है। अगर हम j की वैल्यू सपोज j यहाँ पे जो l है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें j प्लस हाफ, सपोज सब्सटीट्यूट जैसे ही करेंगे तो ये इक्वेशन, केवल ये सिंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, चेक कर सकते हो। तो j बराबर l प्लस हाफ रखो, यहाँ पे j बराबर l प्लस हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा j बराबर, सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे क्या है j प्लस हाफ है, सेकेंड, तो नीचे है j प्लस हाफ, j बराबर l प्लस हाफ अगर रखोगे तो ये हो जाएगा l प्लस हाफ, ये आ जाएगा l प्लस 1 आ जाएगा, यानी इक्वेशन 1 दे देगा। इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या है, l प्लस 1 है, बाकी सारा कुछ सेम है जैसे इक्वेशन 2 में है, ओके। और अगर आप यहाँ पे सपोज l माइनस हाफ लेते हो, दूसरा केस यानी ये वाला केस, तो l माइनस हाफ, हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ आपके पास बचेगा सिंपल l, ठीक है, यानी ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपल इस तरीके से j प्लस हाफ के टर्म में, ठीक है। ये r इंफिनिटी क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, अल्फा कितना है 1/137 है, इसका इसकी वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है r को बोला जाता है
आर को बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, अल्फा को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/137। तो आर इंटू अल्फा स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये आता है 584 मीटर इनवर्स। तो 584 मीटर इनवर्स है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दोगे 100 सेंटीमीटर, बट पावर इनवर्स है तो यहाँ 10⁻⁻2 निकलेगा बाहर, और ये बना देगा इसको 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगी 5.84 n क्यूब। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपको देना, उनको देना पड़ेगा जो प्रॉब्लम में होगा, है ना। और ये z हो गया एटॉमिक नंबर, और ये वैल्यू हो गई -3/4n। ये जो फार्मूला आया है सेपरेशन का, इसी को बोला जाता है डिराक फार्मूला। इसको क्या बोला जाता है? डिराक फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट एन के लिए। तो डेल्टा टी हम लोगों ने निकाला, डिराक फार्मूला जो हमने निकाला वो आया 5.84/n³ z⁴ 1 जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर, j + ½ - 3/4n। ये डिराक फार्मूला है। और समरफील्ड फार्मूला भी होता है। समरफील्ड फार्मूला इसी तरीके का कुछ वो भी होता है, जो कि आता है 5.84/n³ 1/k - 3/4n। तो समरफील्ड फार्मूला में क्या होता है? यहाँ पे j + ½ की जगह पे k यूज होता है। समरफील्ड ने जो कैलकुलेट किया था फार्मूला फॉर सेपरेशन, ओके, तो यहाँ पे ये यूज होता है 1/k। ठीक, सो समरफील्ड फार्मूला। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं समरफील्ड फार्मूला और डिराक फार्मूला। तो लेट्स से n बराबर 1, ठीक है, तो आपको k पता होना चाहिए। यहाँ पे k क्या है? k है आपके पास, सेकेंड, तो k जो है वो है आपके पास 1 से लेकर के 2, 3 एंड सो ऑन n। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया लेट्स से फर्स्ट n बराबर 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट। तो n बराबर 1 अगर आप लोगे तो k आ जाएगा 1, सब्सटीट्यूट कर देंगे, k बराबर 1, n बराबर 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, बाकी सब पता ही है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, फिर n बराबर 2, तो k की दो वैल्यूज होगी 1 2 n तक, है ना। तो n कितना है? 2, तो ये मतलब हो जाएगा 1 और 2। जैसे ही आप n बराबर 2 और k बराबर 1 लोगे, में सब्सटीट्यूट करोगे इक्वेशन में, तो आ जाएगा 0.456। n बराबर 2 k बराबर 2 लोगे तो आ जाएगा 0.091। ठीक है, तीसरा हम लोग चेक कर लेते हैं n बराबर 3 के लिए। तो n बराबर 3 के लिए जब करेंगे तो k की कौन कौन सी वैल्यू होगी? ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू n, मतलब n कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 तक, k की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 तक। तो n बराबर 3 k बराबर 1 रखेंगे इक्वेशन में, डेल्टा t आ जाएगा 0.162। n बराबर 3 k बराबर 2 इक्वेशन में रखेंगे, डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी 0.054। फिर इसी तरीके से n बराबर 3 और k बराबर 3 रखेंगे, डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी 0.018। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सोमरफील्ड्स लेवल। सोमरफील्ड में जो सेपरेशन लेवल होंगे या एनर्जी लेवल होंगे, उनका डिस्टेंस कितने कितने पे है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया सोमरफील्ड्स लेवल। ठीक, अब डिराक लेवल कैसे निकालेंगे? तो डिराक लेवल के लिए हमें चाहिए ये फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी निकालने के लिए। तो डेल्टा टी निकालने के लिए ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो इसका मतलब हमें जे पता होना चाहिए, जे कितना है ना। तो एन के करस्पॉन्डिंग जे हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर n बराबर 1 है तो जे अगर आपको जानना है तो जे कितना है? l + -½ जे की वैल्यू कितनी है? l + -½ ओके, सो n बराबर 1। तो अब क्वेश्चन उठता है कि l की वैल्यू कितनी होती है? वेरी फेमस, l जो है क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक। तो जैसे अगर n बराबर 1 है तो ये हो जाएगा 0, n बराबर t है तो 0 से 1 कम तक जाएगा 0 1, n बराबर 3 है तो ये हो जाएगा 1 कम तक जाएगा यानी 0 1 2। ओके, तो n बराबर 1 के लिए l बराबर 0, n बराबर 2 के लिए l बराबर 0 और 1, n बराबर 3 के लिए l बराबर 0 1 2। ठीक, इतना हो गया। तो सबसे पहले हमें j चाहिए था क्योंकि हमें डेल्टा t निकालना है डिराक फार्मूले से। इसमें n है, n हमें पता है, j नहीं पता है। तो j का फार्मूला क्या होता है? l + -½ तो 0 में हाफ जोड़ो तो भी हाफ होगा, 0 में से हाफ
है ना, 0 प्लस माइनस हाफ, तो ये बेसिकली हाफ दे देगा। ओके, ठीक है। 1 लोगे तो 1 में हाफ जोड़ोगे तो 3/2, 1 में हाफ घटाओगे तो हाफ आएगा, है ना। 1 प्लस माइनस हाफ होगा इस वैल्यू पे, तो 1 प्लस हाफ 3/2 दे देगा। एक यहीं पे माइनस भी है तो माइनस हाफ, हाफ दे देगा। फिर इस लेवल की बात करा जाए तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस हाफ मतलब हाफ देगा। तो L बराबर 2, तो यहाँ 2 प्लस हाफ, इसको साथ में करते चलते हैं। सो 2 प्लस हाफ एक आठ कर देते हैं, तो L बराबर 2, J बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस हाफ। सो एक बार अगर प्लस साइन लोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक 5/2, और एक माइनस लोगे तो 2 दूनी 4, एक 3/2 आएगा। तो यह आ जाएगा 5/2 एंड 3/2। तो एक हमने करके दिखा दिया है। फिर आपके पास है 1, ये हो जाएगा 3/2 एंड 1/2, ठीक है, 3/2 एंड 1/2, और L बराबर 0, तो ये बेसिकली हाफ हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ के करस्पॉन्डिंग डिराक फार्मूला में रख देंगे, ये जो फार्मूला है डिराक फार्मूला, यहाँ पे रख करके इसके करस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यू होगी, इसके करस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यू होगी, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगी, इसके करस्पॉन्डिंग, के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग, ये डिफरेंट डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। तो अगर हम एनर्जी लेवल्स को प्लॉट करें तो बोर में क्या होता है, सिंपल एक एनर्जी लेवल है n बराबर 1 और n बराबर 2। समर फील्ड की बात करें तो समर फील्ड में क्या होता है, समर फील्ड में हमारे पास k बराबर होता है 1 2 अप टू n, k बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये होता है k। तो n बराबर 1 बोर लेवल में केवल n बराबर 1, n बराबर 2 सिंगल सिंगल एनर्जी लेवल होंगे। समर फील्ड में आ जाओ तो n बराबर 1, तो n बराबर कितना होगा, अगर n बराबर 1 है तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n बराबर अगर 1 है तो k बराबर हो जाएगा 1, और n बराबर 1 k बराबर 1, थोड़ा बैक चलते हैं। n बराबर 1 k बराबर 1 की वैल्यू कितनी है एनर्जी लेवल की, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए तो कौन कौन सी एनर्जी लेवल होगी, k बराबर हो जाएगा 1 और 2, k बराबर 1 एक हो गया और k बराबर 2 हो गया। फिर से बैक चलते हैं, n बराबर 2, k बराबर 1 के लिए 0.456, तो k बराबर 1 के लिए 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स, n बराबर 2, k बराबर 2 के लिए 0.091 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये n बराबर 2 लेवल, मतलब समर फील्ड में n बराबर 2 लेवल 2 लेवल में टूटेगा। एक हो जाएगा आपके पास k बराबर 1 और एक हो जाएगा k बराबर 2, ठीक है। अब आ जाते हैं डिराक लेवल में। तो डिराक लेवल में डिफरेंट जे वैल्यूज कितनी होंगी, है ना। तो जैसे ही आप n बराबर 1 लिए थे, देखो यहाँ पे n बराबर 1, तो जे की कौन सी वैल्यू आई, हाफ, यानी n बराबर 1 जो एनर्जी लेवल है उसके करस्पॉन्डिंग जे की एक वैल्यू आएगी। ये हमारे पास एनर्जी लेवल की वैल्यू आ गई, ठीक। यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी कैलकुलेट करेंगे, बट पहले हम एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करना आसान है, तो बहुत आसान है, बट एनर्जी लेवल पहले चेक कर लेते हैं। तो n बराबर 1 की अगर हम बात करें, n बराबर 1 की जे की कितनी वैल्यूज है, हाफ, इसका मतलब सिंगल एनर्जी लेवल होगा। n बराबर 2 के लिए जे की कितनी वैल्यूज हैं, जे की वैल्यूज है 3/2, हाफ, हाफ। तो यहाँ पे दो से जे की वैल्यू सेम है, हाफ हाफ, है ना। जब दो जे की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये और ये एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, एक ही लेवल पे लाई करेगा। तो ये आपके पास हो गया n बराबर 2 एनर्जी लेवल के लिए, n बराबर 2 एनर्जी लेवल दो भाग में टूटेगा, एक j बराबर हाफ और एक j बराबर 3/2, ठीक। तो अब ये जो वैल्यूज हैं इनका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर लेवल में सिंगल एनर्जी लेवल L बराबर 1, समर फील्ड में n बराबर 1 तो सिंगल ही होगा, ये भी सिंगल ही होगा, लेकिन n बराबर 2 दो में टूटेगा, k बराबर 1 और k बराबर 2 में। यहाँ पे भी एक j बराबर हाफ में और j बराबर 3/2 में, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, n2s+1 Lj, n2s+1 Lj, ठीक है। तो यहाँ पे s तो हमें पता है, s कितना है, s है आपके पास हाफ, s की वैल्यू कितनी है, हाफ है। l की वैल्यू कितनी है, 0 है, इस लेवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और j की वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो
n मतलब ये कौन सा एनर्जी लेवल है, 1 है, n हो गया 2s+1, तो 2s+1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा s हाफ हो जाएगा, तो 2s+1 आ जाएगा आपके पास, तो s बराबर हाफ, तो हाफ इंटू 2 1 हो गया, यानी 2 हो गया 2, 2s+1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ये j हो गया हाफ, तो इसका मतलब ये एनर्जी लेवल हो जाएगा 1 2s हाफ, ठीक है। तो 2s+ सभी के लिए सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक, उसके लिए बॉदर हमें नहीं होना है। तो ये हमने निकाल लिया। टू इसका जो एनर्जी लेवल 1 कैसे आया, 1 2s हाफ कैसे आया, ठीक, तो ये हो गया। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो L बराबर 0, J बराबर हाफ, तो L बराबर 0 के लिए क्या मिलेगा, S मिलेगा, L बराबर अगर 1 होता तो P मिलता, तो L बराबर 0 है, इसका मतलब ये S होगा यहाँ पे, तो S आ गया, J बराबर है हाफ, यहाँ रख दिए, और 2s+1, तो S तो हमेशा हाफ है, तो 2s+1, तो ये वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, ये P S और J की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इस लेवल के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर हम देखें तो L बराबर 1, तो कौन सा टर्म होगा, ये होगा P S, L बराबर 0 S, L बराबर 1 P, L बराबर 2 D, तो ये हो जाएगा P, और ये क्योंकि कौन सा लेवल है, n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये हो जाएगा 2P हाफ, ओके, और ये हो जाएगा 2s हाफ, ठीक है। सेम ही एनर्जी लेवल होगा, हमने ऊपर नीचे लिख दिया बट सेम ही होगा। इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करो, तो L बराबर है 1, J बराबर 3/2, ये तो फिक्स हो गया, 2 ही रहेगा, 2s+1, और जो P होगा ये हो जाएगा आपका 3/P, L है P, तो इसका मतलब SP, तो L बराबर 1 पे कौन सा मिलेगा, सबशेल मिलेगा SP, यानी P मिलेगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, और ये हमारे पास डिराक्स लेवल है, ठीक है।